एक करोड़पति व्यक्ति अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक रेड लाइट दिखती है, जहां पर उसकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और तभी यहां पर जो करोड़पति व्यक्ति होता है वो रोड किनारे ऐसे ही देखने लगता है और उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है जो कि सड़क के किनारे एक चाय की दुकान चला रही थी। जैसे ही करोड़पति व्यक्ति उस लड़की को देखता है तो एकदम से देखता ही रह जाता है और उसके बाद अपने ड्राइवर से गाड़ी को साइड में लगाना बोलकर वहां से उतरकर उस चाय की दुकान पर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति उस लड़की के सामने जाता है जो कुछ चाय की दुकान को चला रही थी, तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक से उस लड़की का 8 साल का बेटा वहां पर आता है और कहने लगता है कि माँ, मुझे ना स्कूल जाना है, सभी बच्चे स्कूल जाया करते हैं, आखिर कब आप मुझे स्कूल भेजोगे। तो यहाँ पर जो माँ होती है वो अपने आंखों के आंसू को पहुँचती है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि एक करोड़पति व्यक्ति उस लड़के का एक बहुत ही बड़े स्कूल में एडमिशन करा देता है। कौन था एक करोड़पति व्यक्ति और किस वजह से इसने इस लड़के का एडमिशन एक बड़े स्कूल में कराया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई के कॉलेज में एक गरीब लड़का जिसका नाम आशीष होता है वह पढ़ा करता है और ग्रेजुएशन कर रहा है। वहीं उसी कॉलेज के अंदर एक लड़की भी पढ़ा करती है जिस लड़की का नाम होता है सपना। सपना और आशीष दोनों एक ही क्लास में हैं और जब यहाँ पर आशीष उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है तो सपना से उसकी नज़रें मिल जाती हैं और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर इन दोनों को प्यार हो गया था और उसके बाद ये अपने भविष्य के सपने देखने लगते हैं कि दोनों एक साथ शादी करेंगे और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। हालांकि यहाँ पर इन दोनों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी ज़्यादा फर्क था। आशीष तो काफ़ी गरीब घर से बिलोंग किया करता था, उसके पिता जैसे तैसे करके उसको पढ़ा रहे थे, लेकिन वहीं पर जो सपना होती है उसके पिता के पास ठीक ठाक रुपया पैसा था। ज़्यादा अमीर तो हम उसे नहीं कह सकते, लेकिन इतना रुपया पैसा था कि उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जबकि आशीष को पढ़ाई लिखाई करने के लिए इधर छोटे मोटे काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सपना है वह आशीष से प्यार कर बैठती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। इधर जो आशीष होता है वह भी उससे जीने मरने की कसमें खा लेता है और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन तभी जब उनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है, उसी दौरान यहाँ पर आशीष के साथ एक बहुत ही बड़ी घटना घट जाती है। दरअसल उसके जो पिता जो कि मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ा लिखा रहे थे, वह एकदम से एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद घर की जिम्मेवारियों का पूरा बोझ आशीष के कंधों पर आ जाता है। अब यहाँ पर जब पिता दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद आशीष की माँ कहने लगती है, बेटा देखो अब तुम्हारे पिता नहीं है, अब तुम ऐसा करो, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो और कोई ना कोई काम देखो ताकि घर का खर्च चल सके। यहाँ पर आशीष भी सभी भावनाओं को समझता है अपनी माँ की को और उसके बाद ऐसा ही करता है। वह लास्ट दिन कॉलेज आता है और कॉलेज आने के बाद सपना के सामने एकदम से फूट फूट कर रोने लगता है। सपना पूछती है कि आशीष क्या हुआ, तो आशीष बता देता है कि इस तरह से जो मेरे पिता हैं वो उस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अब मुझे परिवार की जिम्मेवारियाँ निभानी है। अगर जिंदगी में कभी ऊपर वाले ने चाहा तो हम दोनों एक ज़रूर होंगे, लेकिन तुम मेरा वेट करना। इस बात को कहकर आशीष वहां से चलने लगता है तो सपना की आंखों में भी आंसू होते हैं और वह भी उससे वादा करती है, कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और जल्द से तुम कामयाब होकर वापस लौटना और मैं तुम्ही से शादी करूंगी। इसके बाद यहाँ पर जो आशीष होता है वह तो वहाँ से अपने घर आ जाता है और घर से भी ये पूरा परिवार अब गांव में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चे हुआ करते हैं जबकि गांव के अंदर इतने खर्चे नहीं होते हैं और वहाँ पर आराम से समय व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद जो आशीष होता है वह अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक नौकरी ढूंढता है और उस नौकरी को करने लगता है। यहाँ पर उसे एक कपड़ों की दुकान पर नौकरी मिली थी और कपड़ों की दुकान पर नौकरी करने के साथ साथ वह काम को अच्छी तरह से सीखने भी लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो आशीष होता है वह पूरी तरह से काम को सीख जाता है और उसके बाद यहाँ पर इस दुकान से काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर एक अपनी छोटी सी दुकान खोलता है और उस दुकान को चलाने लगता है। आशीष की मेहनत रंग लाती है और उसकी वो दुकान काफ़ी अच्छी खासी चलने लगती है। ग्राहक वहाँ पर आया करते और आशीष से कपड़े खरीदा करते। जब आशीष की दुकान अच्छे से चलने लगती है तो वह इस दुकान को एक बड़ा रूप दे देता है और उसके बाद उसकी बड़ी दुकान भी अच्छी तरह से चलने लगती है। धीरे धीरे करके समय बीतता है और समय के साथ साथ जब आशीष के पास कुछ वर्कर हो जाते हैं तो यहाँ पर आशीष सोचने लगता है कि क्यों ना खुद कपड़े बनाए जाएं और उन्हीं को अपनी दुकान पर बेचा जाए। हालांकि अब तक उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो गई थी और इसी वजह से वह ऐसा करना चाहता था। तो यहाँ पर आशीष अपने मन की बात सुनता है और बिजनेस में ही अपना हाथ आजमाता है। आशीष ने एक वर्कशॉप किराए पर ली और वहां पर अपनी कुछ मशीनें लगाकर रेडीमेड कपड़े बनाने का काम स्टार्ट कर दिया और वह काम उसका अच्छी तरह से चलने लगता है।
ये जो वर्कशॉप थी उसने मुंबई में खोली थी और वह कैसे भी करके अपनी इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि इस गरीबी की वजह से उसे बहुत कुछ देखना पड़ा है और उसकी पढ़ाई लिखाई भी अधूरी रह गई है। तो इसी वजह से आशीष धीरे धीरे करके अब अपनी कंपनी को उन्नतियों तक ले जाता है और बहुत ही बड़ा आदमी बन जाता है, करोड़ों रुपए कमाने लगता है। इन बातों को लगभग 15 साल बीत गए थे जब उसने कॉलेज छोड़ा था और अब तो उसे अपनी प्रेमिका की याद भी धीमी धीमी आया करती है, यानी कि उसका चेहरा भी उसे अच्छी तरह से याद नहीं है। बस उसके दिमाग में वो बात बसी हुई है कि मेरी एक प्रेमिका थी और अब वह सोचता है कि अब तो इतने दिन हो गए हैं, वो शायद कहाँ मेरा वेट कर रही होगी, वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश होगी और मुझे भी ऐसे जीवन जीना है। हालांकि आशीष पूरी तरह से उसे नहीं भुला पाया था। जब भी कभी घर वाले उसकी शादी के लिए कहा करते थे तो यहाँ पर आशीष मना कर देता है और उसने अपने छोटे भाई की शादी भी करवा दी है, लेकिन वो शादी से साफ मना करता है और कह देता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो केवल बिजनेस के लिए बना हूँ और मैं तो बिजनेस ही करूँगा। ऐसा कहकर वह घर वालों को टार देता है और घर वाले भी अंत में उससे कहने से बंद हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ जब आशीष एक दिन अपनी एक इम्पोर्टेंट डील के लिए जा रहा था और गाड़ी में बैठकर वहां से मुंबई के एक चौराहे को क्रॉस कर रहा था, तो उसी दौरान वहां पर रेड लाइट हो जाती है और रेड लाइट के कारण जो उसका ड्राइवर होता है वो गाड़ी में एकदम से ब्रेक लगाता है। अब आशीष जो कि अपनी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था वह ड्राइवर से कहने लगता है कि क्या हुआ, तो यहाँ पर ड्राइवर कहता है कि साहब रेड लाइट है। तो उसके बाद आशीष इधर उधर देखने लगता है। वह सोच रहा था कि कोई ऑटो मिल जाए तो ऑटो में बैठकर अपनी डील के लिए चला जाता हूँ, वरना काफ़ी ज़्यादा देर हो सकती है, रेड लाइट पर तो ऐसे दिक्कत हो ही जाती है। ऐसा सोचते हुए जब वह इधर उधर देख रहा था तो वहीं पर अचानक से उसकी नज़र एक चाय की दुकान पर जाती है, जिस चाय की दुकान को एक महिला चला रही थी। उस महिला का चेहरा जैसे ही आशीष देखता है तो देखते उसे पहचान लेता है। वह और कोई नहीं, उसकी वही प्रेमिका सपना थी जो कि कॉलेज में उससे बेइंतहा प्यार किया करती थी और आशीष भी उससे प्यार किया करता था। जब आशीष ने कॉलेज छोड़ा था तो उसने कहा था कि मेरा इंतजार करना, लेकिन यहाँ पर आज चाय की दुकान खोलकर क्यों बैठी हुई है। ये बातें उसके मन को पूरी तरह से परेशान कर देती हैं। और इसके बाद आशीष जब उसके बारे में सोच रहा था तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी जो आशीष होता है वह एकदम से ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और गाड़ी से उतरकर कहता है कि ठीक है, तुम गाड़ी को साइड में लगाओ और मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर आशीष उस गाड़ी से उतरकर उस चाय की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है और सपना की तरफ देखते हुए बहुत सारी उन बातों को याद करता है जब वो दोनों एक साथ थे और एक दूसरे से प्यार किया करते थे। लेकिन आज सपना की हालत को देखकर उसे बहुत ज़्यादा तरस आने लगता है और वह सोचता है कि अगर कुछ तो हुआ होगा इसकी ज़िंदगी में जो ये ऐसे कर रही है। धीरे धीरे वह उसकी दुकान पर पहुंच जाता है और वहां जाकर जो सपना अभी तक चाय बनाने में लगी हुई थी वह एकदम से अपना सर उठाती है तो आशीष उसके सामने होता है। हालांकि वो पहले से ज़्यादा उम्र का हो गया था और यहाँ पर उसके थोड़े थोड़े सफ़ेद बाल भी आ गए थे। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर सपना आशीष का चेहरा देखती है तो वह भी उसे देखती ही रह जाती है। उसकी चाय गैस पर रखी रह गई थी और बस वह उसकी तरफ देखती ही रहती है। आशीष भी उसकी तरफ देख रहा था और मानो कि माहौल पूरी तरह से थम गया हो। तभी अचानक से आशीष की आंख से एक आंसू टपकता है और जैसे ही आशीष की आंख से आंसू टपकता है तो उसी दौरान यहाँ पर जो सपना होती है उसकी भी दोनों आंखों से भर भर कर आंसू टपकने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। ना तो इन्होंने किसी से कुछ कहा था और ना ही एक दूसरे से कुछ बात की थी, बस दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि इतने दिनों बाद वो एक दूसरे के आमने सामने थे। अब तभी यहाँ पर जब आशीष उससे कुछ कहना चाहता था तो उसी दौरान यहाँ पर जो सपना का लड़का होता है जिसकी उम्र 8 साल थी वह एकदम से वहाँ पर आता है और अपनी मम्मी से कहने लगता है कि मम्मा मैं कब स्कूल जाऊँगा, सभी बच्चे स्कूल जाया करते हैं और आप कब मुझे स्कूल में एडमिशन कराओगी। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो सपना होती है वह एकदम से अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और कहती है कि बेटा चिंता मत कर, मैं जल्द से तेरा एडमिशन करा दूंगी और तू ऐसा कर अभी खेल ले, बाद में बात करते हैं। ऐसा कहकर जो सपना होती है वह अपने बेटे को तो वहाँ से भेज देती है और उसके बाद आशीष से कहने लगती है बताओ आशीष कैसे हो, ठीक तो हो ना। अब यहाँ पर जो आशीष होता है वो एकदम से चुप सा रह जाता है और कहने लगता है कि हाँ ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे कट रही है ज़िंदगी। तो उसके बाद सपना कहती है कि पहले तो तुम बैठो और बैठकर बात करते हैं। तो आशीष भी वहीं पर बैठ जाता है और सपना भी उसके साइड में बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान सपना कहने लगती है कि आशीष अब तो तुम अच्छे खासे कमाया करते हो शायद। तो यहाँ पर आशीष कहता है कि हाँ अच्छा खासा कमाया करता हूँ, लेकिन तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तो यहाँ पर जो सपना है वो अपनी अब बीती बताने लगती है और इसको बताने से पहले ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वह कहती है कि आशीष, मैंने तुम्हारा 4 साल तक इंतजार किया था और जब 4 साल तक तुम नहीं आए थे तो उसके बाद घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी एक लड़के से करा दी। जिस लड़के से शादी होने के बाद मैं उसके घर तो चली जाती हूँ, लेकिन जब मुझे लड़का हो जाता है तो उसके बाद मुझे उसका असली रूप दिखाई देता है। वह तो काफी ज्यादा शराब पिया करता था और अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वह रोज के रोज शराब पीकर आया करता और कई बार तो वो शराब के नशे में और लड़कियों को घर तक भी ले आया करता। लेकिन वहां पर मेरे मायके में मेरे माता पिता यहाँ पर नहीं रहे थे, तो इसी वजह से जो मेरी भाभी थी वो काफी ज्यादा बेकार थी और वहां पर मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि पहले जब मैं कई बार गई थी इन शिकायतों को लेकर तो यहाँ पर भाभी ने साफ साफ बोल दिया था कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब आगे जो होगा वो तुम्हें ही सहन करना है, हमें इस बात से कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा कहकर उन लोगों ने आफत टाल दी थी और इसके बाद मैं करती भी तो क्या करती। इसी वजह से मैं घर के अंदर चुपचाप रहती हूँ। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब एक दिन मेरा पति शराब के नशे में घर आता है और उसके हाथ में बोतल होती है। मेरा बच्चा बिस्तर पर पड़ा पड़ा रो रहा था और यह बोतल को उसके मुंह से लगा देता है और कहता है कि ये ले, तू भी शराब पी और उसके बाद तू बिल्कुल से चुप हो जाएगा। ये बात मुझसे सहन नहीं होती है और मैं भागकर जाकर उसकी बोतल को लेकर हाथ से फेंक देती हूँ और इसके बाद वो मुझ पर पिटाई लगाने लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ और कहती हूँ कि देखो, इस तरह से तो जीवन व्यतीत नहीं होगा, तुम्हें अच्छी तरह से रहना होगा। लेकिन वो तो शराब के नशे में टुन था और इसी वजह से वह मुझे धक्के देकर बेटे सहित घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं घर से तो निकल गई थी और ना ही मेरा कोई मायका था, क्योंकि भैया भाभी बिल्कुल भी मेरे ऊपर गौर नहीं दिया करते थे और कई बार मैंने इस बात की शिकायत उनसे कर ली थी। तो इसी वजह से मैं इधर उधर ऐसे घूमने लगती हूँ और घूमते घूमते कई बार तो मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ। लेकिन फिर इस बच्चे का ख्याल आ जाता है कि चलो, मैं तो अपने आप को इस दुनिया से विदा करना चाह रही हूँ, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर है और इसको मैं कहाँ छोड़ूंगी। तो इसी वजह से मैं अपना फैसला बदलती हूँ और अपनी ज़िंदगी को अपने दम पर जीने का फैसला करती हूँ। कुछ दिनों तक मैं इधर उधर छोटा मोटा काम ढूंढती हूँ दूसरों के घरों में और एक किराए के कमरे में रहने लगती हूँ। लेकिन वहाँ पर लोग मेरे ऊपर गंदी निगाह रखते हैं और ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसी वजह से मैं काम की तलाश में जब इधर उधर घूम रही थी तो यहाँ पर इस जगह पर एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तुम ऐसा करो, यहीं पर चाय की दुकान लगा लो और चाय की दुकान पर कोई तुम्हारे ऊपर गंदी निगाह भी नहीं रखेगा और तुम्हारा जीवन आराम से व्यतीत हो जाएगा, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी वजह से मैं उस व्यक्ति के कहे अनुसार यहाँ पर चाय की दुकान खोल लेती हूँ और यहाँ पर रहकर इस तरह से काम किया करती हूँ। ये मेरा बच्चा है जो कि काफ़ी दिनों से स्कूल जाने की जिद कर रहा है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जैसे तैसे करके इतने पैसे कमा पाती हूँ जिन पैसों से हमारा गुजारा हो जाए और घर का किराया निकल आए। यहाँ पर इन बातों को कहते कहते सपना एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जो आशीष होता है वो उसे सहारा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं सपना, ये मेरी गलती है। मैंने जब तुमसे कहा था इंतजार करने के लिए, लेकिन मैं उसके बाद बिजनेस में इतना खो गया कि बिल्कुल लौटा ही नहीं और मुझे माफ़ कर दो और ऐसा करो, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे और तुम मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पर जो सपना होती है वह एकदम से उससे मना कर देती है। कहती है कि नहीं आशीष, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि एक अमीर व्यक्ति को फंसा लिया और उसके साथ जीवन जी रही है। आशीष उसे बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सपना साफ साफ मना कर देती है। जब आशीष को लगता है कि सपना उसे माफ़ नहीं करेगी तो उसके बाद आशीष जो होता है वो कहने लगता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, मेरे साथ नहीं रह सकती, तो कम से कम तुम्हारे बेटे का एडमिशन तो मुझे कराने दो, क्योंकि जब ये तुम्हारा बेटा है तो कुछ ना कुछ तो मैं भी इसका लगता हूँ। तो इसी वजह से मैं इसका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में कराना चाहता हूँ और बच्चे के फ्यूचर के लिए तुम मना नहीं कर सकती। आखिर तुम मुझे अपना प्यार ना समझो कोई बात नहीं है, लेकिन हम दोस्त तो बनकर रह सकते हैं। अब इस बात को सुनकर सपना थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बेशक से तुम बच्चे का एडमिशन करा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो आशीष होता है वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है और एक बहुत बड़े स्कूल में उसका एडमिशन करा देता है। एडमिशन के साथ साथ उसे ढेर सारी किताबें, बैग वगैरह और सब कुछ उसने दिला दिया था, क्योंकि बड़े स्कूलों के अलग तरह के चोचले हुआ करते हैं और उन सारे चोचलों को उन्होंने पूरा किया था। ऊपर से यहाँ पर वह उस बच्चे के नाम पर उसे कुछ खाने का राशन भी देता है और कहता है कि देखो, ये घर का राशन है, तुम भले इसमें से कुछ मत खाना, लेकिन इस बच्चे को राशन देते रहना और ये मेरा नंबर है, मुझ पर फ़ोन करके बता देना बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इसे टाइम पर स्कूल भेजते रहना, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। इसके बाद जो सपना होती है वह उसका धन्यवाद करती है और उस नंबर को अपने पास रख लेती है। यहाँ पर जो आशीष होता है उसके बाद से रोज़ रोज़ वहाँ पर आने लगता है और उस बच्चे के बहाने से सपना के पास आकर काफ़ी देर तक बातें करता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो सपना होती है उसे भी महसूस होने लगता है कि आशीष ने जो कुछ भी किया था वो उसकी मजबूरी थी और उसने कोई गलती नहीं की थी। तो इसी वजह से सपना भी मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों ना आशीष को माफ़ कर दिया जाए और उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी को बिताया जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक बार उसने मना कर दिया था, तो इसी वजह से वो अपनी तरफ से नहीं कह पाती है और आशीष भी उससे कुछ
कुछ नहीं कहता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 6 महीने बीतते हैं और 6 महीने बाद एक शाम जब आशीष अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था तो उसी दौरान एक अननोन नंबर से उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है, क्योंकि आज तक सपना ने एक बार भी उसे फ़ोन नहीं किया है। और इसके बाद आशीष उस फ़ोन को उठा लेता है। जैसे ही आशीष ने फ़ोन उठाया था तो इधर से जो सपना है वो बात नहीं करती है और यहाँ पर जो आशीष होता है वह कहने लगता है कि हेलो कौन और किसको फ़ोन मिला है आपने। लेकिन जब सपना कुछ नहीं बोलती है तो आशीष उस फ़ोन को काट देता है और दोबारा से आराम करने लगता है। लेकिन फिर से दोबारा से सपना का फ़ोन उस पर आता है और इस पर फिर से उसी नंबर से कॉल आने पर देखकर यहाँ पर जो आशीष होता है वह समझ जाता है कि ये कोई ना कोई जानने वाला है, तो वह अपने दिमाग पर जोर देने लगता है। तभी अचानक से पिछले कुछ दिनों से सपना की जो हरकतें थी वो उसके दिमाग में घूमती हैं और वह सोचने लगता है कि कहीं ये सपना तो नहीं। जब सपना अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती है तो आशीष कहता है कि सपना ये तुम हो ना। तो यहाँ पर जो सपना है वो कहती है कि हाँ आशीष ये मैं ही हूँ और तुम सुनाओ तुम कैसे हो। जबकि आज ही यहाँ पर आशीष उसके घर से आया था और इसके बाद यहाँ पर आशीष को महसूस हो जाता है कि सपना बात को आगे बढ़ाना चाहती है और इसी वजह से यहाँ पर आशीष कहता है कि सपना इस तरह से फ़ोन पर बात नहीं करूँगा और मैं अभी के अभी तुम्हारे किराए के कमरे पर आ रहा हूँ और वहीं पर बैठकर बातें करेंगे। इसके बाद सपना भी कहती है कि ठीक है आ जाओ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और इसके बाद जो आशीष होता है अपनी गाड़ी लेकर सीधा सपना के उस किराए के कमरे पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद सपना दरवाज़ा खोलती है और अब तक सपना का जो बेटा था वह आराम कर रहा था, सो गया था। और इसके बाद आशीष और सपना वहाँ पर बैठकर बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान जो सपना है वो अपनी पुरानी बातों को छेड़ने लगती है और कहती है कि आशीष वो पल भी तो थे ना, हम दोनों एक साथ कितने खुश रहा करते थे और हमें किसी भी चीज़ की कोई भी फिक्र नहीं थी। कभी हमने सोचा था कि हम लोग इस तरह से भी हो जाएंगे, तुम्हारे पास इतना पैसा आ जाएगा और मुझे चाय की दुकान चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आशीष होता है वो कहता है कि नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन जो हुआ करता है वो सब कुछ भले के लिए हुआ करता है और वैसे भी ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में हुआ करता है, हम इसे बदल नहीं सकते। इसके बाद कुछ और बातें होती हैं और बातों के दौरान जब उनके वो सुहाने पल उनके सामने आते हैं, दोनों याद करते हैं, तो एकदम से यहाँ पर सपना कहने लगती है कि आशीष तुम सही कह रहे थे, हम तुमको एक होकर रहना चाहिए। इसके बाद जो आशीष होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि सच में सपना क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर सपना कहती है कि हाँ आशीष, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार तो मैं काफ़ी दिन पहले से हो गई थी, लेकिन अभी तक मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी और अब मैं हिम्मत करके ये बात कह रही हूँ। इसके बाद जो आशीष होता है वो कहता है कि सपना तुमने ना आज मेरे मन की मुराद पूरी कर दी है और आज के बाद तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो तुम चाय की दुकान चलाओगी और तुम तो घर के अंदर पूरी तरह से राज करोगी, क्योंकि यहीं पर मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है और उसके अंदर मैं तुम्हारे बच्चे को अपना बच्चा समझकर ही पालूंगा। और अगर तुम्हें किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी है बच्चे को लेकर तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम लोग दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर सपना और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। आशीष सपना को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है और वहाँ पर आज रात तो वो लोग वहीं पर रुकते हैं, लेकिन दूसरे दिन आशीष सपना को लेकर अपने गांव जाता है जहाँ पर उसकी माँ है, उसका छोटा भाई है और साथ में उसका भरा पूरा परिवार है। वहाँ पर जब घर वाले सपना के साथ आशीष को देखते हैं तो पूछने लगते हैं कि बेटा ये कौन है और इसे तुम यहाँ पर क्यों लाए हो। तो यहाँ पर जो आशीष होता है वो कहने लगता है कि माँ ये तुम्हारी बहू है और इसी से मैं शादी करने वाला हूँ। माँ इस बात को सुनकर हैरान तो हो जाती है कि जो बेटा अब तक शादी से मना कर रहा था वो अचानक से शादी के लिए कैसे बोलने लगा। लेकिन फिर जब आशीष उसे पूरी बात बताता है कि किस किस तरह से वो दोनों प्यार किया करते थे और इसकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हो गया है और अब हम दोनों मिल गए हैं, तो उसके बाद माँ भी समझ जाती है कि क्यों बेटा शादी नहीं कर रहा था और किस वजह से अब ये शादी के लिए बोल रहा है। माँ भी खुश होकर उसे घर के अंदर ले जाती है और अच्छी तरह से सपना का वेलकम किया जाता है। पूरे परिवार से उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और यहाँ पर जो आशीष होता है वो उससे शादी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जो आशीष की माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा इसका पहला पति भी तो है, कहीं बाद में हुआ गया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन तभी जो आशीष होता है वह कहता है कि माँ मैंने पूछ लिया है, जब पति पत्नी इतने दिनों तक एक दूसरे से अलग रहते हैं और कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है तो सरकार भी इस चीज़ के लिए मान्य कर देती है और इस चीज़ के मैं कागज़ बनवा लूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो आशीष और सपना है वो दोनों अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं और उसके बाद आज तक भी एक साथ ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सपना का जो पहला पति होता है उसके बारे में कोई भी खास खबर नहीं होती है स्टार्टिंग में तो, लेकिन जब आशीष डॉक्यूमेंट बनवाता है तो उसके बारे में पता चलता है कि वो तो किसी और लड़की को लेकर यहाँ से भाग चुका है और काफ़ी दिन उसको भागे हुए हो गए हैं। तो उसके बाद इसको तसल्ली होती है क्योंकि अब लीगली ये उससे शादी कर सकता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।